अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज ना पीर है, फाइनली हम आ चुके हैं और आपके लिए बहुत सी बातें, बहुत सी खबरें और फाइनली बहुत सी मुस्कुराहटें लेके आए। बिल्कुल, बहुत सी मुस्कुराहटों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम दो थीम्स के ऊपर बात करेंगे। एक थीम तो है पाकिस्तानी सिनेमा का रिवाइवल और जो दूसरी थीम है वो है इंडो पाक कल्चर एक्सचेंज। हमारे जो एक्टर्स वहां पर जाते हैं, काम करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अनम, वैसे अभी जो यूजुअली परसेप्शन है हमारे एक्टर्स के बारे में कि फवाद खान गए हैं, मीरा गई हैं, वीना गई हैं या फिर मायरा खान गई हैं, लेकिन इससे पहले भी जब 1980s की बात की जाए तो आपको बताऊंगी मैं यहाँ पर, बल्कि व्यूअर्स को भी बताऊंगी कि मोहम्मद अली भी जा चुके हैं और नदीम भी जा चुके हैं, जबकि ज़ेबा ने भी काम किया है और बहुत सारे ऐसे लातादाद हमारे पुराने एक्टर्स हैं जिन्होंने वहां पर जाकर इंडियन फिल्म्स में जो है वो काम किया है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो ये करेंगे क्या ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है जाके इंडिया में काम करना पाकिस्तानी एक्टर का। ऑफ कोर्स हमारे लिए भी बड़ा प्रिविलेज होता है क्योंकि जब हमारे एक्टर्स वहां पर जाते हैं और बॉलीवुड जैसे बड़े पर्दे पर काम करके अपने आप को मनवाते हैं तो दिल फख्र से जो है वो झूम उठता है कि यार ये हमारे एक्टर्स हैं। और दूसरी तरफ बात करेंगे हमारी पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल की, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमारी फिल्में भी किसी से कम नहीं है। कम बजट में ह्यूज फिल्में बना रहे हैं, बड़ी अच्छी फिल्म बना रहे हैं और इसी के लिए हमारे साथ एक फिल्म की कास्ट भी मौजूद होगी। तो आज बहुत कुछ है आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक नया दौर शुरू हो चुका है जब नौजवान फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स और अदाकारों ने डूबती हुई कौमी फिल्म इंडस्ट्री को बहाल करने का बेड़ा उठाया और इसमें वो हद तक कामयाबी हासिल की है। इससे कबल हम देख रहे थे कि जैसे सबा ने बताया है कि इससे पहले भी बहुत से पाकिस्तानी अदाकार जो है वो वहां पर जाकर काम कर चुके हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत से हमारे जो रिसेंट अदाकार हैं जिनको पाकिस्तान में तो पजीराई मिली ही है, उसके अलावा उन्हें भारत में जाने के बाद भी काफी हद तक पजीराई मिली है, जिसमें फवाद खान है, माहिरा है और बहुत से ऐसे अदाकार हैं जिसमें शामिल है। तो ये तमाम तर लोग पाकिस्तान का फख्र भी हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत से सवालात पैदा होते हैं और सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये लोग पाकिस्तानी अदाकार जब भारत जाकर काम कर सकते हैं तो भारतीय अदाकार यहाँ पर आकर काम क्यों नहीं कर सकते। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि यहाँ पर अब देख रहे हैं कल्चर एक्सचेंज एक बहुत ही ज्यादा कल्चर एक्सचेंज के साथ साथ हम देख रहे हैं सेलिब्रिटी एक्सचेंज जो है वो काफी हद तक बढ़ चुका है। तो इस सब में जो सबसे ज्यादा इशू इस वक्त पैदा हो रहा है वो ये कि सियासत की नजर भी होते जा रहे हैं। अब पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जब वहां पर जाते तो उन्हें काफी हद तक जो मुश्किलात है उनका भी सामना रहता है। वहां पर लोग जो है वो काफी तफिरकेबाजी में बढ़ चुके हैं। तो इस सब में पाकिस्तानी अदाकारों को वहां पर जाना ठीक है या नहीं, सब पर आज के शो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मिलेंगे पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का मारूफ और बड़ा नाम जमाल शाह से। मैं ये साबित करना चाहता हूं अपनी कैंपेन के जरिए, जाना चाहता हूं पाकिस्तान की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कूचे कूचे, छोटे न्यूज़पेपर, बड़े न्यूज़पेपर, मैं अपनी फिल्म जगह जगह लेके जाना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि पाकिस्तान टर्न अप होता है 23 मार्च को या नहीं होगा, बिकॉज मेरे जहन में एक शेड ऑफ डाउट नहीं है कि हम वी आर बेटर देन एनीवन एंड एवरीवन। और मिलेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर पीयूष झा और उनकी एहलिया प्रियंका झा से। यहाँ से बहुत प्यार मिल रहा है हम लोग को। लोग जैसे ही पता चलता है कि हम इंडिया से आए तो वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, इधर उधर आने के उनके घर पे न्योता देते हैं, आइए आप दावत पे बैठिए, आइए हमारे घर पे। तो मतलब बहुत प्यार है। और फिर ये भी होता है कि एक जो इंसानियत का जो मजहब होता है कि आप कहीं से भी हों, किसी भी वेशभूषा के हों, कोई भी आपका जेंडर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मतलब हमारा तो यही मैसेज रहेगा, प्रेयर्स रहेंगे कि देशों के बीच में वो इंसानियत की भाषा हमेशा कायम रहे। साहिल लोधी से तो आप मिलेंगे ही, पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का एक मारूफ और बड़ा नाम जमाल शाह से भी आपको मिलवाएंगे। लड़की है, मुमलिकत खुदादाद है, सब कुछ हो जाता है सिर्फ 2 मिनट में, बस थोड़े से पैसों ताल्लुकात की जरूरत होती है। राजा जी, हम लोग तो बहुत गरीब लोग हैं। स्क्रीन प्ले राइटर्स हमारे पास फिल्म के लिए नहीं है, बहुत कम है और वो एक ऐसी कमजोरी है जिसको कवर करना बहुत जरूरी है, जिस पे काबू पाना बहुत जरूरी है। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं।
एक्सप्रेस रोजनामा मेरे पास है और आज सबसे बड़ी और अहम खबर जो है यहाँ पर मेंशन है कि पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ रेंजर्स की मदद देने का फैसला कर लिया गया है। पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि इस वक्त रेंजर्स ऑपरेशन कर रही है और दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। और इसी हवाले से अहम और बड़ी डेवलपमेंट एक्सप्रेस रोजनामा में यही है कि पंजाब में भी अब दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज हो गया है और रेंजर्स की मदद देने का बिल आखिर फैसला कर लिया गया है। बिल्कुल ठीक कहा, मेन लीड सेम यही लगी हुई है, पंजाब ऑपरेशन में रेंजर्स की मदद लेंगे। जहां पर हुकूमत की जानिब से ये फैसला भी किया गया है, वहीं पर हुकूमत को काफी ज्यादा तनकीद का भी सामना है, चाहे तज्जियाकार हो या सियासी जमातें हो। तनकीद बहरहाल वो कर रही है कि क्या रेंजर्स को कराची वाले इख्तियारात मिलेंगे या नहीं, ये भी एक खास खबर है। अच्छा, दूसरी लीड में यहाँ पर कंटिन्यू करती है, वो है मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, मुतादिद हलाक, सैकड़ों गिरफ्तार, अफगान सरहद पर भी कार्रवाई, अफगान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। जब से ये वाकया हुआ है लाल शहबाज कलंदर पर, उसके बाद से हमने देखा कि हमारी जो फोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा मुतारिक हैं। इवन अगर कराची की बात कर लें तो रात भर कराची में भी जो है वो ऑपरेशंस जारी रहे और रंगी टाउन में भी खास किस्म का ऑपरेशन किया गया। तो अब ऑपरेशन भी तेज हो गया है, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल भी हो रहा है, जबकि पंजाब में जो है रेंजर्स की अब आमद है। तो ये दोनों मेन लीड्स दहशतगर्दी के हवाले से और उनकी रोकथाम के हवाले से यहाँ पर। अच्छा, कराची के हवाले से आपने बताया, तो अब हम कराची में ये भी देख रहे हैं कि जो अवामी इज्तिमात है उन पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है। इस हवाले से दहशतगर्दी का जो खतरा है, तो कराची में कहा जा रहा है कि जो तमाम अवामी इज्तिमात है उन पर फिलहाल अभी पाबंदी है। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास जो खबर है वो है कुरम एजेंसी में, जहां पर फोर्सेस की कार्रवाई हुई, अफगान सरहद पर गोलाबारी जारी है, 17 गैर मुल्की दहशतगर्द हलाक कर लिए गए हैं। लाहौर हो, चाहे हाफजाबाद हो, गुजरावाला, सियालकोट, शेखुपुरा, मुल्तान, पेशावर, नौशहरा और इन दीगर शहरों में अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त जेर हिरासत आई है, जिनसे असलहा भी बरामद हुआ है। तो जैसे कि आपको बता रहे थे कि हर तरफ इस वक्त ये कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, मजीद सख्त कर दिया गया है और सैकड़ों मुश्तबा अफराद जो है वो इसमें गिरफ्तार भी हुए हैं। अच्छा, दूसरी खबर जो मेरे पास यहाँ पर मेंशन है वो है सानहा 7 के हवाले से कि मजीद 3 सहूलतकार गिरफ्तार, खुदकुश हमलावर की फुटेज भी मिल गई है और ये फाइनली मैं भी कल देख रही थी फुटेज, तो ये सामने आ चुकी है। तो ये आंखें इतनी इनकी जो है ना वो प्रोमिनेंट और इतनी अजीब सी हो रही थी कि बहुत ज्यादा मुझे देखते हुए भी बहुत फरोशियस आइज लग रही थी। पिक्चर भी इन्होंने ऐड की इसकी बहुत ज्यादा। खैर, ये तो ऑपरेशंस के बारे में आपने बात की कि वही वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस तरीके से सहूलतकार पकड़े गए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इंसानी आज़ा की, जिसमें यहाँ पे मेन लीड लगाई हुई है कि इंसानी आज़ा की बेहुरमती शर्मिंदा हूँ, जिम्मेदारों को सजा मिलेगी, ऐसा कहते हैं वज़ीर आला सिंध। हमने देखा कि यूजुअली ये हो रहा था कि कोई अगर इंटीरियर से आ रहा है या कराची में कोई आ रहा है तो उसको बेचारे को पता नहीं है कि क्या राइट पे है, कहाँ जाना है, तो उसको बेहोश करके इंजेक्शन लगा देते हैं और फिर उसके बाद जो है कोई भी उसका गुर्दा निकाल लिया या कोई भी ऐसा आज़ा जो किसी के काम आ सके। तो दिस इज समथिंग रियली वेरी सैड। उसके ऊपर यहाँ पर वज़ीर आला के हवाले से मेन लीड लगी है, उन्होंने कहा इस पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अच्छा, ये जो अज़ा वाली बात आपने की है, दरअसल सानहा 7 के बाद इन लोगों ने तमाम इंसानी अज़ा को कचरे के डब्बे में डाल दिया था, जिसके बाद बड़ी तनकीद उस पर हुई भी है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि बिलावल भुट्टो के इस वक्त बड़े तुंदो तेज किस्म के बयानात सामने आए, जिसमें उन्होंने चौधरी निसार के हवाले से कहा है कि चौधरी निसार साहब आप इंसान बने। पॉलिसियों पर तनकीद का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम आप पर तनकीद करें, जिसके जवाब में तलाल चौधरी ने ये कहा है कि बिलावल भुट्टो पहले खुद इंसान बने, नाम भुट्टो रख लेने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। तो उन्होंने भी जवाबी वार तो हमेशा हुकूमत जवाबी वार तो हमेशा। अच्छा, एक तो जवाबी वार यहाँ हुकूमत और हुकूमती जो अरकान है उनके दरमियान चल रहा है, दूसरी धमकी आई है जनाब अफगानिस्तान से, जिसका कहना है कि पाकिस्तान ने गोलाबारी ना रुकी तो फिर पूरा जवाब देंगे। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त तमाम गैर मुल्की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, जिसके बाद अफगानिस्तान ने भी ये धमकी दी है कि उम्मीद है सरहद पार से हमले बंद और ताल्लुकात मामूल पर वापस आ जाएंगे, ऐसा ना हुआ तो हर मुमकिन ताकत हम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, कुछ शॉर्ट न्यूज है यहाँ पर जो जंग में मेन लीड्स हैं उनके हवाले से मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। ट्रंप को अफगानिस्तान से मुतालिक तजवीज दूंगा, ऐसा कहना है अमरीकी वज़ीर दिफा का, जबकि वली बाबर कत्ल केस के साबिक प्रोसिक्यूटर अशरफ इकबाल चीमा अमरीका में इंतकाल कर गए हैं। और फौजी अदालतों की बात की जाए तो फौजी अदालतों में तौसी इजलास 23 फरवरी को होगा। जो पहले ये बात की जा रही थी कि तौसी दी जाए या नहीं दी जाए, तो अब उसके हवाले से जो है फाइनली इजलास अब 23 फरवरी को होने जा रहा है। और शुमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से यहाँ पर खबर है कि पाक फिजाइया के तैयारों की बमबारी, कई दहशतगर्द हलाक और दोबारा मुनज़्ज़म होने की कोशिश भी नाकाम बना दी गई है। तो ये आज जंग में मेन लीड्स हैं, जिसमें एक और खबर इंटरेस्टिंग भी है, वो ये है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बच्चों के लिए स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। चलें जी, जबरदस्त, आपने बड़ी अहम और मजेदार सी खबरें बताई हैं। पीएसएल के हवाले से भी खबर शामिल कर लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट आजकल जो है वो जोर शोर से जारी है। तो पीएसएल मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी कराची से हार गई। इस खबर को मैं यूं नहीं पढ़ूंगी, मैं ऐसे पढ़ूंगी कि कराची जीत गया। तो आपको बताएं जनाब, 174 रन के ताकुब में पेशावर 165 रन बना सकी, जबकि आफरीदी का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। और ये भी हम देख रहे हैं कि आफरीदी ने फाइनली कह दिया है कि अब मैं इंटरनेशनल रिटायरमेंट का ऐलान ले लिया, लेकिन कल
स्टाइल, क्या बॉलिंग की है, क्या बात है, यही जबरदस्त। फीवर है बूम बूम का जो लोग उन्हें इतने अरसे तक पसंद करते रहे। अगर 9 रन और होते तो कल कराची खैर हार गई थी, खैर बेस्ट ऑफ लक कराची। खैर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बिजनेस रिकॉर्डर की जो मेन लीड है वो है पंजाब गवर्नमेंट स्टिल एम्बिवेलेंट अबाउट रेंजर्स, और वही रेंजर्स के हवाले से यहाँ पर मेन लीड है, जबकि बॉर्डर क्लैश लीव्स 15 मिलिटेंट्स डेड, और एक और यहाँ पर मेन लीड है कि मैनी टेररिस्ट किल्ड इन NWA एयर स्ट्राइक, और मिनिस्ट्री से 348 बिलियन एक्यूमुलेटेड। तो यहाँ पर जो है वही रेंजर्स के हवाले से जो मेन लीड है वही रेंजर्स की तैनाती के हवाले से है। अच्छा, सेम यही खबर जो है वो डॉन में है कि पंजाब फाइनली एग्रीज टू सीक रेंजर्स हेल्प। तो इस खबर की तफसीर हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, तो मजीद हम आपको नहीं बताएंगे। ये थी जनाब आज के अखबारों की खबरें, और अब मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम रुख करेंगे शहर यानी कायद का। तो कराची की बात कर लेते हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी दहशतगर्दों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां इस वक्त जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शमील अहमद से। जी शमील, अपडेट कीजिएगा। रात भर भी हम देख रहे थे कि कराची में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जो कराची में अमन अमान की सूरत हाल थी उसमें हम ये देख सकते हैं कि मुस्तकिल एक कराची में एक ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इसमें तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी सामने है, और ख़ास तौर पर जिस दिन 7 का वाक़या पेश आया उसके अगले ही रोज़ हम ये देखते हैं कि शहर में एक बड़ी कार्रवाई की गई। रेंजर्स और पुलिस की जानिब से 7 दहशतगर्द एक मुकाम पर और 11 एक जगह रेंजर से मुकाबले में मारे गए। जबकि इस सूरत हाल में कल भी नजर आती है कि एक ऑपरेशन किया गया शाह लतीफ़ के इलाके में खुफिया इत्तला पर रेंजर्स का, जहां मुकाबले के बाद 7 दहशतगर्द मारे गए। जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से एक पुलिस एहलकार भी गिरफ्तार किया गया है एक ऑपरेशन के दौरान, जो कि सियासी जमात का असला डंप करने का उसके ऊपर इल्ज़ाम था। मजमूई तौर पर देखते हैं 20 से ज़ायद गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें असले की खरीदो फरोख्त करने वाले मुलजिमान भी शामिल हैं। जी ठीक है, शमील अहमद शहर कायद की सूरत हाल बता रहे। लेते हैं लाहौर का, जहां की जानिब वहां मौजूद हैं आज न्यूज़ की नुमाइंदा हुमा भट्ट, और उनसे जानते हैं कि शहर में आज कौन से इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी हुमा, गुड मॉर्निंग। आज बताइएगा आज शहर में कौन से इवेंट्स काबिले जिक्र हैं, और ये भी बताइएगा कि अस्पतालों में जेर इलाज सानिया चेयरिंग क्रॉस के जख्मियों की हालत अब कैसी है, और साथ साथ बताइएगा कि वज़ीर आला जो हैं वो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी भी जाएंगे आज। बता दी है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि आप जैसे मेन लीड का जिक्र कर रहे थे कि पंजाब में रेंजर्स को कॉल किया गया है, तो इसी हवाले से मैं ये बताती चलूं कि पंजाब भर में जब से मॉल रोड का धमाका हुआ है उसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, और गुज़िश्ता रोज भी सियालकोट और रहीम यार खान से बेशतर मुश्तबा अफराद जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, और इसके साथ साथ हाफिजाबाद में अफगान महाजरीन जो हैं उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। और इस तरह लाहौर समेत पंजाब भर में ये जो सर्च ऑपरेशन है वो इस वक्त तेजी से जारी है। और जहाँ तक बात है जख्मियों की, तो मॉल रोड के धमाके में जो डेथ्स हुई थी वो 15 हुई थी, और उसके बाद से 100 के करीब जो जख्मी थे वो लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जेर इलाज थे, और उनमें से जो गंगाराम और म्यो में सबसे ज्यादा मरीज लाए गए थे, जख्मी लाए गए थे। और इस वक्त भी गंगाराम और म्यो हॉस्पिटल में ही 21 के करीब जो जख्मी हैं अभी भी जेर इलाज हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है, जबकि जिनमें से 2 अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो अभी तशवीशनाक है। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि तमाम जो तिब्बी इमदाद है उन्हें फराहम की जा रही हैं, और कोशिश की जा रही है कि तमाम के तमाम अफराद जो हैं जितने भी जख्मी हैं उनको बचा लिया जाए। और जहाँ तक बात है इवेंट्स की, तो यकीनन आपने अभी जिक्र भी किया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वज़ीर आला पंजाब, तो यकीनन अभी थोड़ी देर में पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन है जिसके लिए वज़ीर आला पंजाब वहाँ पर जाएंगे। और आजकल जब से ही जो भी तकारीब होती हैं उसमें वज़ीर आला पंजाब की एक ही चीज़ होती है कि वो सियासत के ऊपर कहते तो हैं कि वो बात नहीं करेंगे, लेकिन सियासत के ऊपर बात जरूर की जाती है। और उसके साथ साथ ये जो मॉल रोड का धमाका है उसके बारे में भी बात होगी। और इसके साथ एक और इवेंट है जो कि है ख्वाजा साद रफी का, जो कि एक रेलवे से रिलेटेड एक नई ऐप जो है अपडेट कर रही थी लाहौर से। लाहौर में एक्टिविटीज होने जा रही हैं, इस्लामाबाद में भी यही हाल है, तो जान लेते हैं। नासिर काज़मी से हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे। नासिर काज़मी, बताएगा कि इस्लामाबाद में कौन सी सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां होने जा रहे हैं, कौन से इवेंट से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद में रूटीन की चीज़ें हैं। पार्लियामेंट हाउस में एक्टिविटी नज़र आ रही है। यहाँ पर मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर कमेटी के ऊपर भी बात होगी, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स कमेटी की भी मीटिंग है। इन तमाम कमेटियों में सबसे अहम कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी है जिसमें मुख्तलिफ ऑडिट पैरास का जायज़ा भी लिया जाएगा। साथ ही साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसमें इकॉनमी के हवाले से
एहसन इकबाल वहाँ पर चीफ गेस्ट होंगे। ये तो तमाम रूटीन की खबरें। इसके अलावा इस्लामाबाद में अगर खासा पूछ रही हैं तो वो हाई अलर्ट जो है वो इस वक्त चल रहा है। हर आने जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर नाके भी लगे हुए हैं, पुलिस की नफरी भी वहाँ पर मौजूद है। मैं खुद बड़ा लेट पहुँचा हूँ इन्हीं नाकों की वजह से। यकीनी तौर पर ये नाके भी ज़रूरी हैं, लेकिन सुबह चूँकि स्कूल भी हैं, दफातर भी हैं, ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा होता है, तो फिर इन नाकों पे आकर तमाम का तमाम ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक होता है। और एक हिसाब से ये नाके पे सिक्योरिटी रिस्क भी बन जाते हैं। जब इतनी ज़्यादा गैदरिंग एक जगह पे जमा हो जाती है तो अल्टीमेटली ये भी खदशा होता है कि खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए, क्योंकि कीमती जानी इंसानी जानों का ज़िया पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो एक खौफ की सी कैफियत है इस्लामाबाद, रावलपिंडी में, और यकीनी तौर पर मुल्क के दीगर हिस्सों में भी है। यहाँ पर जो इतवार बाज़ार लगते हैं, सस्ते बाज़ार लगते हैं, वहाँ पर लोग जाते हुए कतरा रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स में लोग जाते हुए कतरा रहे हैं। लोग शॉपिंग मॉल्स में जाते हुए कतरा रहे हैं। नासिर कट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। आज में कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चले, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि दीरबाला, चित्राल और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.9 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक अल सुबह चित्राल, दीरबाला, गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज दीर से 10 किलोमीटर मशरक़ी की जानिब था। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले के झटकों के बाइस अवाम में खौफ व हिरास फैल गया, ताहम किसी जानी नुकसान की तला मौसूल नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले चित्राल में एक और तोदा गिरा है जिसमें 6 से ज़ायद अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं, जबकि 7 अफराद का कहा जा रहा है कि वो जान बहक हुए हैं। अल्लाह रहम करे। मौसम सरमा की बात कर लेते हैं, जिसकी रुखसती और बहार की आमद के साथ गिलगित में जगह जगह फलदार, फूलदार और सायादार पौधों की खरीदारी का आगाज हो गया है। जमींदारों ने पौधों और बीजों की खरीदारी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। मौसम बहार की आमद पर इलाके के अवाम बेहद खुश हैं, क्योंकि सर्दियों की तकलीफ दे मौसम से इन्हें निजात मिल गई है। जबकि दूसरी जानिब पौधों की कीमतों में इजाफे पर जमींदार भी परेशान है। जमींदार तो हमेशा ही परेशान होंगे। मौसम बहार की बात आपने सबक छेड़ ही दी है, तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद में भी बहार के हवाले से कैटवॉक का एहतमाम किया गया। मॉडल्स ने रैंप पे परफॉर्म किया और खूब दाद समेटी। बदलते मौसम के साथ बदलते पहनावे, बहार के धीमे और शोख रंगों में मलबूस मॉडल्स ने खूब जलवे बिखेरे। हाजिरीन ने भी मॉडल्स के बनाव सिंगार और मलबूसात को खूब पसंद किया। फैशन शो में फनकारों ने भी अपनी आवाज का जादू जगाया। इस्लामाबाद में फैशन शोज कम होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं बहुत जबरदस्त फैशन शोज होते हैं। मौसम बहार की हम बात कर रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कराची में मौसम बहार आने से पहले ही गर्मी शुरू हो गई है। एक्जैक्टली, बिल्कुल वैसे फील हो रहा है कि काफी मौसम जो है एग्जॉस्टेड एकदम से चेंज हुआ है। और बाकी शहरों में भी हमने देखा कि मौसम आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है। तो जनाब, बदलते मौसम के साथ अपना ख्याल भी रखिए। लेते हैं हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब कुछ बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी की, जो पंजाब हुकूमत के हवाले से है, जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और सूबे के सरहदी इलाकों में ऑपरेशन के लिए रेंजर्स की मदद लेने का फैसला कर लिया। रेंजर्स और इंटेलिजेंस इदारों के मुश्तरका ऑपरेशन से मुताल्लिक तरीक़ेकार तय करने के लिए कमेटी तश्कील भी दे दी गई है। इस अमर का फैसला वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में किया गया। इजलास में दहशतगर्दों और उनकी सहूलतकारों के खिलाफ बेरहमाना ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। सूबे में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन का दायरा कार मजीद वसी करने, अफगान मुहाजिरीन की गैर कानूनी नकलो हरकत रोकने के लिए सख्त इकदाम और पंजाब के सरहदी इजला की कड़ी निगरानी और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने के लिए इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान ताउन मजीद बेहतर बनाने से मुतालिक अहम फैसले किए गए। इजलास में फैसला किया गया कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ बिला इम्तियाज हर जगह कार्रवाई होगी। इजलास में कलअदम तंजीमों के तमाम छोटे बड़े कारिंदों की गिरफ्तारी, कलअदम तंजीमों की माली मुआवनत के जराए बंद करने, सीपैक मंसूबों और गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी मजीद फूल प्रूफ बनाने का भी फैसला किया गया।
और अब अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नफीस नईम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं नफीस नईम साहब? जी बिल्कुल खैरियत से। आप लोग सुनाएं। और मैंने सुना है कि आपकी अम्मी की तबीयत कुछ नासाज है, तो मैं दुआ बिल्कुल, उनके स्टिचेस का बिल्कुल प्रॉब्लम। अच्छा, एंजेला मर्केल ने कुछ खैर सगाली के अल्फाज कहे पाकिस्तान के लिए, कितने मुफीद हो जाएंगे? हाँ सबा, एंजेला मर्केल पर मैं आता हूँ। इससे पहले मैं एक डिस्कस करना चाहता हूँ। आपकी थीम के मुताबिक एक एडिटोरियल आया है डॉन में, जो है बुक फेस्टिवल इन गवादर। अच्छा। और ये क्योंकि आपने अपनी हेडलाइन में भी पढ़ा है, आपकी थीम भी यही है कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है तफरी और इस तरह के मौके। तो ये लिटरेरी और फिल्म और थिएटर फेस्टिवल, दीज आर नाउ बिकम पार्ट ऑफ आवर कल्चरल कैलेंडर। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक एडिटोरियल आया है कि गवादर में, क्योंकि देखें पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, बड़े शहरों में तो हमने देखा कि ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है एग्जीबिशंस का, इस तरह के फेस्टिवल्स का। लेकिन जो सेकेंडरी सिटीज़ हैं वहाँ ये कम है। और ये हिंटरलैंड जो है, या हिंटरलैंड में तो बहुत ही कम है, यानी कि नापैद है इस तरह के मौके होना। लेकिन गवादर में ये बहुत अच्छा है कि बुक फेयर, 5 बुक फेस्टिवल जो है वो 4 रोज़ा बुक फेस्टिवल का इनकाद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने, क्योंकि इससे कह रहे हैं कि इंटर प्रोविंशियल ब्रिज बनने की कोशिश की गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और किताबें फरोख्त हुई हैं बड़ी तादाद में। ऐसी जगह जो वार टोन एरिया कहलाता था, जो मिलिटेंसी के जो वो एरिया कहलाता था, जहाँ वहाँ पर ये बहुत पॉजिटिव स्टेप आया, इसी मूव हुआ है और इसी हवाले से एडिटोरियल आए हैं। इसमें जो है डॉक्टर फातिमा जो है वो हमारी अंजुमन तरक्की उर्दू की सेक्रेटरी, उन्होंने अनाउंसमेंट भी की है कि वहाँ पर भी ब्रांच खोलेंगे। और लोगों ने कहा कि इस तरह के बलोची बच्चों ने बलोची में अपने छोटे छोटे ड्रामे पेश किए हैं। ना सिर्फ ड्रामे पेश किए हैं, बल्कि वो जो यंग जनरेशन है जिन्होंने फिल्म बनाई है, फिल्म मेकर्स हैं यंग, उनकी फिल्मों को भी वहाँ दिखाया गया है। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट, इस पर ये एडिटोरियल ने कहा है कि ये इस तरह जो है ना हमारी कल्चरल, एक तो जो आपस में मिलिटेंसी का जो एक बड़ा एक फिजा कायम हो गई है उसको खत्म करने में बहुत मदद मिलेगी। फिर ये इंटरप्रोविंशियल ब्रिज का काम करेगा, लोगों को मिलाएगा, इख्तलाफात खत्म होंगे और इसमें जो है ना इंसानी तरक्की का इंटरप्रोविंशियल जो ब्रिज के बारे में आप बात करें, डेफिनेटली एक बहुत जबरदस्त सी चेन है जो हर सूबे में अब बनना शुरू हो चुकी है। अभी हमने देखा पिछले टाइम पे कराची में भी लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, उसके बाद अब इस्लामाबाद में हो रहा है, और ये चेन्स पाकिस्तान की चेन्स जो है वो बाहर मुल्कों में भी जा रही है। तो जबरदस्त सी बात है। और अब गवादर के हवाले से आपने खबर दी तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। अगला इदारिया, जी फाइनली जी बिल्कुल अच्छा इदारिया यही है, दहशतगर्दी, जो एंजेला मर्केल के बारे में भी सभा ने कहा था, बिल्कुल बहुत अच्छी इन्होंने एक ये बयान दिया है ये म्यूनिख में ये बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान, क्योंकि कोशिश यही थी तमाम ममालिक की कि किस तरह अभी भी हो रहा है कि कहते हैं कि इस्लामिक मिलिटेंसी का जो एक ये आ गया ना, इस्लामी फोबिया जो आ रहा है, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड बढ़ता जा रहा था, जिसकी जरूरी कल करने की बहुत जरूरत थी। ख्वाजा आसिफ ने भी ये बयान दिया, उन्होंने न सिर्फ इसकी मजम्मत की कि जो 7 मुल्क की आपने पाबंदी लगाई, उन्होंने ऐलान कहा कि सॉरी टू से, लेकिन ये कि आपकी इस कदम से, इस इकदाम से, हरकत से मिलिटेंसी बढ़ेगी, टेररिज्म बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इस हवाले से एंजेला मर्केल का बयान बहुत मुस्बत। उन्होंने कहा कि इस्लाम मंबा नहीं है, दहशतगर्दी का गलत कॉन्सेप्ट है, इस्लाम दहशतगर्दी का जरिया नहीं है। आपको अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतना है तो मुस्लिम ममालिक को शामिल करना पड़ेगा, आपको उनको हिस्सा बनाना पड़ेगा अपने। और उन्होंने साथ में मुस्लिम ममालिक पर भी जोर दिया कि वो भी ऐसी तालीमात को दें कि लोगों को बताएं कि मिलिटेंसी गलत है और इस तरह का इस्लाम का नाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि इस्लाम अमन का मजहब है। इस्लाम की तालीमात यही है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है, तो इस्लाम दहशतगर्दी कैसे कर सकता है। तो दुनिया को भी ये चाहिए कि जब तक वो सब मिलकर इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करेंगे और अगर किसी एक मजहब को पॉइंट आउट किया जाएगा, उस पर इल्जाम लगा जाएगा, तो ये दहशतगर्दी की जंग हम नहीं जीत सकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि दहशतगर्दी की जंग हम नहीं जीत सकते। एंजेला मर्केल का जो बयान है वो इसलिए बड़ा मुफीद है क्योंकि उनकी बड़ी से है, इंटरनेशनली तौर पर उनको बड़ा रिकग्नाइज किया जाता है। तो इससे मेरे ख्याल में तमाम वो जो मुस्लिम्स हैं और तमाम इस्लामिक कंट्रीज को बूस्टअप मिलेगा। दूसरा ये कि एक तरफ तो एंजेला मर्केल जो है ये बयान दे रही है, और अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो अशरफ गनी एक कॉन्फ्रेंस में है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से बस यही कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने मिलिटेंट ग्रुप को, दहशतगर्दी को कंट्रोल करे, और हमारा तो मिशन ये है, हम तो हम चाहते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? एक तरफ हमारे पड़ोसियों का बयान और एक तरफ आप देखें एंजेला मर्केल का बयान। नहीं बिल्कुल, देखें अफगानिस्तान का अभी आप देखें हमारे साथ जो ताल्लुकात अभी जो स्ट्राइक हुई हैं,
कुछ उनके जनरल कदम शाह का बयान आया, ये एक बड़ा मुस्बित है। उन्होंने भी, क्योंकि जब पाकिस्तान ने देखा बार बार दफ्तर खाड़े तलब किया गया, GHQ तलब किया गया, कुछ नहीं हुआ, तो पाकिस्तान ने स्ट्राइक की। वो जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ जो बैशन थे उनको खत्म करने की कोशिश की गई। अच्छा, तो उसके बाद अब और जो लिस्ट प्रोवाइड की गई, तो कदम शाह का बयान आया है कि हम जो है इस पर गौर करेंगे और पाकिस्तान को भी जो है ना वो इसका एक पर इकदाम करना चाहिए। ये अच्छी डेवलपमेंट है और अदारिया ने ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफगान इत्तेहाद नागुज़ीर ये इदारिया जंग का है और इसमें यही बात की गई है कि हमें सबको साथ लेके चलना है। और वहां पर भी जो उनका भी इकदाम अच्छा था, पाकिस्तान को भी के मुज़ाकरात भी और इस किस्म की जो स्ट्राइक्स हैं वो भी जरूरी है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो है वो लाजमी है इसके लिए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब, आप हमारे साथ थे और आज दो अहम इदारे जिन पर हम लोगों ने डिस्कशन की है और डेफिनेटली दोनों में अहम डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान के लिए कुछ मस्बत बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमारी ही सरहद पे लगती है अफगानिस्तान की जानिब से किस तरह के बयान आ रहे हैं। खैर, दुनिया भर की भी कुछ खबरें और नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी शहर न्यूयॉर्क की, जिसमें 7 मुस्लिम मुल्कों के शहरियों की हिमायत में रैली निकाली गई। शुरा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम को मुस्तरद कर दिया। सैकड़ों शहरियों ने हाथों में परचम और बैनर्स उठा रखे थे और ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। और लगता है कि न्यूयॉर्क में जिस तरह से रैलीज निकाली जा रही हैं और जिस तरीके से वहां पर मुजाहरे हो रहे हैं, ट्रंप हुकूमत के कान पर एक भी खबर नहीं पड़ रही है और वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बल्कि उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि नए नए अहकाम जारी होंगे। अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब फाइनली वक्त आ गया है कि हम बात करेंगे कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में। तो पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में बेशुमार नाम ऐसे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उनमें से कई लोगों ने अदाकारी के बाद हिदायतकारी और प्रोडक्शन में भी अपने झंडे गाड़े। जी हाँ, उनमें से एक ऐसा नाम जमाल शाह का भी है, जिन्होंने अपनी अदाकारी से 3 नस्लों को महफूज किया है। और इंडिया पाकिस्तान में काम करने के हवाले से, उसके इश्तराक के हवाले से इनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। लड़की है, मुमलिकत खुदादाद है, सब कुछ हो जाता है सिर्फ 2 मिनट, बस थोड़े से पैसों ताल्लुकात की जरूरत होती है। राघव जी, हम लोग तो बहुत गरीब लोग हैं। हमारा मुकाबला ऐसे फिल्म सेंटर्स से है जो हमसे बहुत ज़्यादा तजर्बाकार हैं, बहुत आगे हैं, जैसे इंडिया या हॉलीवुड वगैरह। तो उन तक पहुंचते पहुंचते ज़रा वक्त लगेगा। इसके लिए ये ज़रूरी है कि तसलसल से काम होता रहे और इंफ्रास्ट्रक्चर फिल्म का जो है वो अच्छा हो, गवर्नमेंट फिल्म मेकर्स को ज़रा मराहत दे, फाइनेंस के सिलसिले जो हैं मसाइल वो ज़रा आसान हो ताकि आसानी से फिल्म मेकर को फाइनेंस मिल सके और टेक्निकल एस्पेक्ट्स में फैसिलिटीज़ बेहतर से बेहतर हो। अगर शगुफ्ता बीवी नहीं जा रही है तो कोई दूसरी नर्स भी नहीं जाएगी, बल्कि मैं खुद भी अमेरिका नहीं जाऊंगा। जी आप क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान में कहानियों की कोई कमी नहीं है। हमारे लिखने वाले भी बहुत अच्छे हैं। आपने टेलीविजन ज़ाहिर है अपना देखा है जो बहुत सोफिस्टिकेटेड है। सिर्फ ये है कि स्क्रीन प्ले राइटर्स हमारे पास फिल्म के लिए नहीं है, बहुत कम है और वो एक ऐसी कमजोरी है जिसको कवर करना बहुत ज़रूरी है, जिस पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। मैं गाँव वापस जाना चाहता हूँ समझना। मैं चाहता हूँ मुझे मौत वहीं हवेली में अपने लोगों के दरमियान आए और मेरे जनाजा मेरे कबीले के लोग उठाए। ज़रूरत इस बात की कि सिनेमा हाउसेस बहुत हों और सिनेमा ओनर्स जो हैं, सिनेमाज के मालिकान, ये हमारी फिल्मों को फौकियत दें बाहर की फिल्मों की निस्बत और गवर्नमेंट की तरफ से भी लोकल फिल्म मेकर को ज़्यादा इंसेंटिव्स हों। मैं किसी भी मुल्क की फिल्मों के बैन का आमी नहीं हूँ। ये है कि हमारी फिल्मों के लिए हालात बेहतर से बेहतर बनाने चाहिए। मैंने हॉलीवुड में काम किया है, यूके में काम किया है, इसी तरह हमारे
फनकार जो थे उन्होंने इंडिया में बहुत काम की, तो अच्छी बात है। शर्त यह है कि बाइज्जत तरीके से बुलाया जाए और उनको एहतराम दिया जाए। जैसे हम जब इंडियन फनकार यहाँ आते हैं तो हम उनको पूरा एहतराम देते हैं। जैसे ओमपुरी साहब थे, नसीरुद्दीन शाह साहब जब भी आए, और उसके बाद भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स जब भी उनको बुलाएंगे तो ये वो तय करेंगे कि उनकी इज्जत और फ़ीम का बहुत ख्याल रखा जाएगा। अच्छी बात है, ये एक्सचेंज का एक जरिया है जिससे लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, और अगर अच्छे फनकार यहाँ आके काम करते हैं तो आप हमारे फनकार उनसे सीख सकते हैं, हमारे अच्छे फनकार वहाँ काम करते हैं तो उनके फनकार उनसे सीख सकते हैं और उनके फिल्म मेकर्स उनसे इस्तेफादा हासिल करते हैं। और ये जो ट्रेलर अभी आपने देखा, ये ट्रेलर था रास्ता मूवी का, जिसमें आपने देखा साहिर लोधी को और उनके साथ ही मॉडल अबीर। और इसका जो एक फिल्म का गाना है दिल फकीर तेरे लिए हुआ है, ये मेरा बड़ा फेवरेट है। और इसके प्रोड्यूसर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं, डॉक्टर फैसल। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर बोले, आपको प्रोड्यूसर बोले, आपको आप डायरेक्टर बोले, हम क्या बोले पहले तो ये बता दें। डायरेक्टर तो हूँ नहीं, प्रोड्यूसर नहीं, जो एक बार फिल्म में एंटर हो जाए ना, वो चाहे सिर्फ प्रोड्यूसर ही क्यों ना, वो डायरेक्टर भी बन ही जाता है। ये बात ऐसा है कि नहीं? ऐसी बात बिल्कुल सही है, लेकिन व्हाई एंटर्ड, इट वाज फॉर अ कॉज। एक कॉज इसके पीछे है जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, और कॉज बहुत अच्छा है। साहिर और मैं एक हॉस्पिटल बिल्ड कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारा क्लिनिक चल रहा है सुरजानी टाउन में, वहाँ पे एक जगह है रोजी गोट, खुदा की बस्ती के पास। तो पिछले 1.5 साल से वो क्लिनिक चल रहा है जिसमें रोज 250 मरीज आते हैं, और उनका इलाज, उनकी दवाएं और जितनी उनकी इन्वेस्टिगेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ऑल बेड बाय साहिर लोधी फाउंडेशन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने रास्ता मूवी बनाई है, उसमें साहिर लोधी है, बाकी पाकिस्तानी फिल्मों को कितना रास्ता दिखा रही है ये रास्ता? मेरी मूवी है, हमारी मूवी है, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी मूवी है, और वाकई बहुत अच्छी मूवी है। अच्छा। आई वाज सरप्राइज्ड यस्टरडे आई रिसीव कॉल फ्रॉम सम फ्रेंड्स इन इंडिया। अच्छा। उन्होंने इसकी बहुत तारीफ की, वे लुकिंग फॉरवर्ड के बहुत ही एक धांसू मूवी आ रही है उनके बगौल, बॉलीवुड के टक्कर की। मैंने कहा डेफिनेटली आ रही है, इट्स अ डिफरेंट वन। और लोगों ने मूवीज की, अच्छी मूवीज कर रहे हैं। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हो रहा है, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। हम चाहते हैं कि जितनी फिल्म्स हमारी हैं वो सामने आए, और लोग जितनी फिल्म्स कर सकते हैं वो करें, और हमारी जो आवाम है अप्रिशिएट करें, उनको देखें, ताकि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसके रिवाइवल हो रहा है, फुल फ्लेज पे आके अपना काम करके दिखा सकें। पहले तो डॉक्टर साहब जो बात आपने की थी, एक तो इस जो मूवी है उसका कॉज बहुत पावरफुल है, तो उसके लिए तो हम डेफिनेटली मूवी देखने जरूर जाएंगे। दूसरी चीज, आप क्योंकि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं तो आप ही हमें बता दीजिए क्या चीज इसमें ऐसी स्पेशल है देखने के लिए। ये लव स्टोरी भी लगी मुझे, ये एक्शन मूवी भी लगी मुझे, तो इसमें मेरा ख्याल है हर किस्म का स्पाइस है। बिल्कुल, इट्स अ मिक्स मसाला। इसमें एक्शन भी है, रोमांस भी है। अच्छा। और बहुत अच्छी है, एक मतलब स्टोरी है वो ऑफ टू ब्रदर्स। अच्छा। एक्चुअली 4 हैं इसमें, तो वो आप जब सिनेमा में जाएंगे आप देखेंगे क्या है, इट्स वेरी डिफरेंट। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो पाकिस्तानी मूवीज हैं अच्छी बनी हैं, कुछ खराब मूवीज भी आती हैं, लेकिन अच्छी बनी है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम दैट। हाँ बिल्कुल, उसकी जो प्रमोशन थी पोर्ट ग्रैंड में जब हो रही थी तो वो काफी डिफरेंट मुझे लगी। पोर्ट ग्रैंड पे 16 फेब को हमने म्यूजिक लॉन्च किया जी, और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का बहुत डिफरेंट था। हमने ऐसा म्यूजिक लॉन्च नहीं किया कि एक टेबल पे बैठ के 4 लोग और सीढ़ियां डिस्ट्रीब्यूट कर दी। हमने बेसिकली एक परफॉर्मेंस बेस्ड वो किया, पूरा शो था। मैं आई वाज देयर और हम उसको एयर करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन लाइव नहीं जा सके बिकॉज एक सानिया हो गया था। उसकी वजह से हमने कहा कि इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह इस वीक में हम आपको दिखाएंगे, टीवी पे आप देख सकेंगे। और इट वाज वेरी डिफरेंट। जितने लोग, इवन मेरे इंटरनेशनल फ्रेंड्स, जिन्होंने देखा ना, कहा कि जी रियली इट्स अ नहीं, हमें भी ट्रेलर देख के आइडिया हो गया है कि कोई जबरदस्ती मूवी होने जा रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा इन जनरल बात करते हैं। पाकिस्तानी एक्टर्स हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह एक तो फिल्म इंडस्ट्री को वैसे बड़ा रिवाइवल मिला, उसके बाद पाकिस्तानी एक्टर्स बाकायदा तौर पर यहाँ से लोग लेकर जा रहे हैं इंडिया, और वहाँ पर वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ा पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तानी जो मीडिया इंडस्ट्री है और स्पेसिफिकली फिल्म इंडस्ट्री हम देख रहे हैं कि उसका बड़ा रिवाइवल हुआ है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स वहां पर जाते हैं, लेकिन इंडियन एक्टर्स ना तो यहाँ पर आते हैं, और पाकिस्तानी एक्टर्स को वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, पाकिस्तानी एक्टर्स वहाँ पे जाते हैं, हमारे सिंगर्स भी गए बहुत सारे,
एक्चुअली हमारे यहाँ इतना रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा था, तो उन लोगों ने सोचा, उनका परसेप्शन था कि जी हम बाहर जाके काम करें, उनको ऑफर्स हुई। अब वहाँ के एक्टर्स, अभी रिसेंटली एक्टर इन लॉ एक मूवी आई थी जिसमें ओम पुरी आए थे, दैट वाज अ गुड थिंग फॉर अस कि जी ओम पुरी आए। अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है। ओम पुरी वाहिद वही थे जिन्होंने पाकिस्तान की फेवर में भी थोड़ी बात वो की, जाते जाते एक हाँ। स्टेप कर गए लोगों के लिए कि जी दे शुड वर्क ऑल्सो ओवर हियर। अब कुछ हमारी पॉलिटिक्स इस तरह की है जो वहाँ पे आई थिंक ज्यादा तौर पे मतलब एक हाइप पे क्रिएट की जाती है कि जी पाकिस्तानी एक्टर्स और ये, आई थिंक आगे चल के उम्मीद है कि उनके एक्टर्स भी हमारे पास आएंगे। ठीक है, चले एक्टर्स की तो बात हो गई, एक्सचेंज ऑफ एक्टर्स की कि जी पाक और इंडिया के एक्टर्स एक दूसरे के ममालिक में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है अमूमन के पाकिस्तानी एक्टर जब इंडिया चले जाते हैं और वापस आते हैं तो उनके बड़े नखरे हो जाते हैं, लेकिन आपकी कास्ट की बात की जाए तो डेफिनेटली आपकी कास्ट एक ह्यूज कास्ट है, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। सही बताइएगा किसके सबसे ज्यादा नखरे थे और किसने सबसे ज्यादा तंग किया, ये मैंने नहीं पहनना, ये मेकअप अच्छा नहीं किया, लाइट नहीं है। देखिए थोड़ी बहुत चीजें होती हैं, लेकिन मैं अपनी कास्ट से बहुत खुश हूँ। मेरी कास्ट में इजाज असलम, नवीद रजा, शमून अब्बासी, सना फखर एक पुराना नाम, अबी रिजवी, स्पेशल अपीयरेंस है साइमा अजहर की, सलीम मेराज, इरफान मोतीवाला, ईशा नूर, खावर। लेकिन डॉक्टर साहब इतने सारे बड़े बड़े नाम है और मैं मॉडल्स को अच्छी तरीके से जानती हूँ, कुछ तो तंग किया होगा। देखिए थोड़ा बहुत हर एक के होता है, कुछ हमारी तरफ से होता है, कुछ उनकी तरफ से था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो मैं कहूँ कि बहुत तंग किया। दे वर वेरी नाइस और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ काम किया और आगे चल भी काम करेंगे और हमारे साथ प्रमोशंस में हर जगह पे हमारे साथ साथ है। जो टाइम पीरियड रखा था उस पे मूवी पूरी कंपाइल हो गई या थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा क्योंकि हमें कुछ बीच में चेंजिंग करनी पड़ी थी। वी वर सपोज्ड टू फिनिश इन 35 डेज, लेकिन 67 डेज पे चले गए। वो फर्स्ट एक्सपीरियंस में हर जगह पे ऐसा हो जाता है। तो आपकी मूवी पूरी 75 डेज के अंदर बन गई? 67 डेज में, 67 डेज में। इट वाज सपोज्ड टू बी मेड इन 35 डेज। उसके बाद फिर कुछ आप इसकी प्री प्रोडक्शन क्या पोस्ट प्रोडक्शन, उसके लिए हम सोचते रहे। इसकी पोस्ट प्रोडक्शन पूरी की पूरी हमने कराई है बैंकॉक कंथाना में और इसकी कलर ग्रेडिंग वगैरह सब चीजें I was about to ask के पाकिस्तान में बहुत अच्छी इसकी हुई है। साउंड ग्रेडिंग वगैरह भी वहाँ पे हुई है। साउंड और इसका जो है यहाँ पे मिक्सिंग वगैरह डिक्सन विल्सन स्टूडियो में हुआ है। बहुत अच्छा इसका म्यूजिक आप सुन चुके हैं आप लोग। हाँ, मेरा वो फेवरेट गाना बन गया है दिल फकीर। राहत फतेह अली खान साहब ने किया था। इट वाज रिटन बाय साहिर लोधी। ओके, क्योंकि साहिर के इसमें माशाल्लाह मैं कहूंगा कि जो हिडन टैलेंट जो मेरे सामने थे वो खुल के सामने आए। अच्छा, साहिर लोधी की बात हो रही है तो ये बताएं कि साहिर लोधी ने बड़े जबरदस्त इस फिल्म में जो है वो डायलॉग बोले हैं। आपका वाला कौन सा फेवरेट डायलॉग है जिसमें बीइंग अ प्रोड्यूसर आपने कहा साहिर ये तुमने कमाल कर दिया? बेसिकली एक इसमें डायलॉग है, दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक तुम्हारी तरह एक मेरी तरह, और मुझे दोनों से नफरत है। ये जबरदस्त डायलॉग इनका आजकल बहुत ज्यादा हुआ है, दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है। तो ये अभी हम देख रहे थे। एक दिन मैं और साहिर कहीं जा रहे थे तो सिग्नल पे, क्योंकि काफी होते हैं लोग वहाँ पे, तो एकदम कहा साहिर भाई शीशा नीचे कहना, साहिर भाई आपका डायलॉग बड़ा अच्छा है, दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है। मुझे होमवर्क मिला था तो मैंने मिस को बोला दुनिया बड़ी कुत्ती जगह है, हमें होमवर्क ही मिल जाता। लोगों ने बड़ा पसंद किया इस डायलॉग को, बड़ा माशाल्लाह जानदार से डायलॉग भी है। और डायलॉग्स इसके ऐसे हैं कि पहले मूवीज जो पुरानी मूवीज हमारी थी, नवा आया सोनिया, एक वो डायलॉग था। उसके बाद अगर कोई डायलॉग आया है तो इस मूवी का है। जबरदस्त, ये तो चलिए आपकी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है डेफिनेटली। अच्छा, ये बताइएगा कि ये टाइम जहां पर हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से इंडियन मूवीज पर से बैन खत्म हो चुका है, आपकी मूवी को कितने चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं? देखें, मैं अगर कहूँ तो मुझे कोई चैलेंज पेश नहीं। मुझे मालूम है जो कंटेंट और जो चीजें हमने बनाई है आपके सामने भी चीजें आस्ता आस्ता आ रही हैं, तो इसलिए वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह 23 मार्च को एक स्पेशल डे पे जो मूवी हम रिलीज कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू गेट अ गुड बाय इंशाल्लाह इट विल। अच्छा, ये बताएं, आपने मूवी बनाई, आपने डायलॉग्स का भी जिक्र कर दिया, इस मूवी में मजीरा भी हैं और उनको हमने आज बुलाया भी था और किसी निजी मसरूफियत की वजह से वो आ नहीं सकी। खैर, हम चाहते थे कि उनसे बातचीत भी करें। कुछ पर्सनल इश्यूज थे, वो आना चाह रही थी लेकिन वो नहीं आ सकी। उसके लिए मैं आप लोगों से एक माजरत करता हूँ कि आई एम सॉरी फॉर दैट। तो उन्होंने एक सॉन्ग किया है, मतिया ने आइटम नंबर किया, इसका जो मेन आइटम नंबर है वो मतिया ने किया है। इसमें बेसिकली 2 आइटम नंबर है। अब तो कोई भी मूवी मेरा ख्याल है आइटम नंबर के बगैर अधूरी होती है। चलिए जी, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक आपकी मूवी के साथ, और जिस कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं डेफिनेटली वो कॉज इतनी पावरफुल है कि हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जरूर आप लोग जाएं इस मूवी को देखें, और मेरा ख्याल है कि आप लोगों को पसंद भी आएगी। बिल्कुल पसंद आएगी। और पाकिस्तान में अदाकारों की एक तवील फहरिस्त है जिन्होंने भारत में अपने फन का मुजाहरा किया है, जिनमें सलमा आगा हैं, जेबा बख्तियार हैं, और जावेद शेख से लेकर फवाद खान, मायरा खान और मावरा ओकेन से लेकर ऐसे अदाकार शामिल हैं जो इस फहरिस्त में
हैं, और यही बात तो हम शुरू में कर रहे थे कि हमारे बहुत सारे एक्टर्स गए हैं, और पुराने भी गए और नए भी गए। बिल्कुल, भारतीय फिल्मसाज पाकिस्तानी अदाकारों की किन सलाहियत से मुतासिर होते हैं, ये जानने के लिए गुड मॉर्निंग आज की टीम ने भारतीय डायरेक्टर पीयूष झा और उनकी अहलिया प्रियंका झा से भी मुलाकात की है। ये राज जानने की कोशिश की है कि वो क्यों बुलाते हैं पाकिस्तानी अदाकारों को। आइए देखते हैं। मेरा नाम पीयूष झा है, मैं मुंबई इंडिया से आया हूँ और मैं फिल्में बनाता हूँ एज ए फिल्म डायरेक्टर और मैं किताबें लिखता हूँ एज ए नॉवेलिस्ट। मैं प्रियंका सिन्हा झा, मैं जर्नलिस्ट, बॉलीवुड के बारे में लिखती हूँ, बॉलीवुड स्टार्स के बारे में, बॉलीवुड फिल्मों के बारे में। पहली बार जो हम लोग ने कराची में एंटर किया तो मैंने बताया कि देखिए यहाँ पे कुछ फर्क नहीं है, यहाँ से बहुत प्यार मिल रहा है हम लोग को। लोग जैसे ही पता चलता है कि हम इंडिया से आए तो वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं और अपनी बातें करती हैं और हमारे से पूछते हैं, हमको इधर उधर आने के उनके घर पे न्योता देते हैं, आइए आप दावत पे बैठिए, आइए हमारे घर पे। तो मतलब बहुत प्यार है और आई फील वेरी वेरी एट होम ओवर हियर। लोग जो है दिस काइंड ऑफ फिल्म्स, जो काइंड ऑफ फिल्म्स हम बनाते हैं तो वो है रियलिटी से काफी जुड़ी हुई है, तो हम रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं इन अ वे। बट क्या है, फिल्म डॉक्यूमेंट्री नहीं है, हम फिक्शन करते हैं, तो उसमें एक कहानी लेके आते हैं, तो बट बेस रियलिटी की जो बेस है ही है, तो हम लोग उसको वी मेक श्योर कि जितना हम उसको रियलिटी के पास ला सके, जितना हम लोगों को एक ये फीलिंग दे सके कि हाँ ये हमारे साथ हो सकता है। जो भी रियलिटी बेस्ड फिल्म्स होती हैं उनमें कभी ये होता है कि जो उसकी लिमिटेड अपील भी होती है कभी कभी, क्योंकि जो ट्रूथ होता है वो बहुत कभी कभी डिस्टर्बिंग भी होता है। जैसे बजरंगी भाईजान की बात हुई तो वो एक प्रॉब्लम को एक बहुत ही स्वीट, इमोशनल, थोड़े से अनरियलिस्टिक वे में, क्योंकि चीज़ें इतनी सिंपल होती नहीं है, एक्चुअली इतनी सिंपली सॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन जब आप सोल्यूशन दिखाते हो, चाहे वो बॉर्डर के इस पार हो या उस पार, दोनों तरफ ह्यूमैनिटी और प्यार और इंसानियत है, तो लोग उसमें बिलीव करना चाहते हैं। और वो ये बिलीव करना चाहते हैं कि उस ह्यूमैनिटी और प्यार और इंसानियत के बल पे इन जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको कॉन्कर किया जा सकता है, उनको सॉल्व किया जा सकता है, जो कि रियलिस्टिक एक्चुअली उतनी है नहीं। हमको जिस तरह से हम यहाँ पे आए हुए हैं और जिस तरह से लोग हमें मिल रहे हैं, तो हमें तो लगता ही नहीं है कि हम कहीं दूसरे मुल्क में आए। तो इसी तरह से रहना चाहिए हमें, क्योंकि हम एक मुल्क थे, बॉर्डर अगर खिंच गया तो खिंच गया, मगर हम हमारे में मतलब वो तो निकला नहीं है। वो जो एक कॉमन शेयर्ड वैल्यूज है और एक एक लुक है, वो तो निकला ही नहीं है। और फिर ये भी होता है कि एक जो इंसानियत का जो मजहब होता है कि आप कहीं से भी हों, किसी भी वेशभूषा के हों, कोई भी आपका जेंडर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मतलब हमारा तो यही मैसेज रहेगा, प्रेयर्स रहेंगे कि देशों के बीच में वो इंसानियत की भाषा हमेशा कायम रहे। प्यार की जबान वाकई में एक होती है, दो मुख्तलिफ ममालिक हैं, लेकिन लोग जो हैं उनके आपस में प्यार ही चाहते हैं, और मेरा ख्याल है कि उसको सियासत की नजर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी हाँ, फनकारों के लिए सरहदें नहीं होनी चाहिए। खैर, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे फेमस होस्ट और एक्टर साहिर लोधी से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और आपसे बात हो रही है आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री इन दिनों तेजी से आगे बढ़ रही है, नई नई कहानियों के साथ नया नया टैलेंट भी सिल्वर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसी हवाले से मारूफ अदाकार साहिर लोधी की रवां माह रिलीज होने वाली फिल्म रास्ते में भी ये नया टैलेंट आपको जरूर नजर आएगा। बिल्कुल, नया टैलेंट भी नजर आएगा। और इस रास्ता मूवी के लिए जो है वो क्या कह रहे हैं साहिर लोधी, कितनी कामयाब होगी, किस तरीके से ये मूवी बनी, क्या क्या परफॉर्मेंसेज रही, आइए उन्हीं की जबानी सुनते हैं।
जो जुमला मुझे अच्छा नहीं लगा कि हमको अपने सिनेमा की रिवाइवल के लिए हिंदुस्तानी फिल्म या किसी और फिल्म की जरूरत है। मैं इंडियन फिल्मों की या इंडियन म्यूजिक की हमेशा एडवोकेसी करता रहा हूँ, उनके फनकारों को हमेशा ताजीम देता हूँ और आम हिंदुस्तानी की भी बात करता हूँ। आम पाकिस्तानी आम हिंदुस्तानी से मुख्तलिफ नहीं, उसकी जिंदगी वही है जो एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी है। फर्क सिर्फ यह है कि वो हिंदुस्तान में रहता है और हम पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स है दोनों मुल्कों की, उसने शायद बहुत सारी दीवारें जो है वो खड़ी कर दी। मैं ये साबित करना चाहता हूं अपनी कैंपेन के जरिए, जाना चाहता हूं पाकिस्तान की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कूचे कूचे, छोटे न्यूज़पेपर, बड़े न्यूज़पेपर, मैं अपनी फिल्म जगह जगह लेके जाना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि पाकिस्तान टर्न अप होता है 23 मार्च को या नहीं होगा, बिकॉज मेरे जहन में एक शेड ऑफ डाउट नहीं है कि हम वी आर बेटर देन एनीवन एंड एवरीवन। हम में वही पोटेंशियल है जो दुनिया की किसी भी बेहतरीन कौम में होनी चाहिए। पाकिस्तान को पाकिस्तानी सिनेमा की रिवाइवल के लिए पाकिस्तानी की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल लगाइए इंडियन फिल्म्स, बिल्कुल लगाइए, लेकिन ये मत कहिए कि फुटफॉल हमारा इंडियन फिल्म्स की वजह से होता है। चलिए हो सकता हो, फर्ज कीजिए कि ये रियलिटी भी है। इस रियलिटी को इट्स अबाउट टाइम कि हमको तोड़ना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि हम शायद उतनी बड़ी पिक्चर अभी नहीं बना सकते जैसी पिक्चर बॉलीवुड बनाता है, शायद हमारे पास वैसे आर्टिस्ट भी ना हो, शायद वैसे हमारे पास टेक्निकल फैसिलिटीज भी ना हो, लेकिन हमारा जज्बा किसी से कम नहीं है। और मुझे अपने मुल्क पे फख्र है, अपने लोगों पे फख्र है। मैं हिंदुस्तान की तरफ हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनकी पिक्चर्स को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, उनके लोगों को बहुत एडमायर करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये चाहूंगा कि लोग हमारी पिक्चर की वजह से बाहर निकलें, हमारी पिक्चर की वजह से बाहर आए। सिनेमा में रश इसलिए लगे बिकॉज फिल्म लगी है जो अपने मेरिट पे लगी है। पाकिस्तान में पिक्चर्स बहुत अच्छी बन रही है। रास्ता जब आप देखेंगे और 23 मार्च को जब आप सिनेमा में जाके देखेंगे तो आपको इस बात की खुशी होगी कि पाकिस्तान ने एक अच्छी फिल्म प्रोड्यूस की है। मैं कभी कल ये नहीं सोचना चाहता कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं एक आम पाकिस्तानी हूं और मैं मरते दम तक पाकिस्तान के लिए जंग करूंगा। मुझे इस जुमले से नफरत है और हमेशा रहेगी कि हमारी कौम सहारों की कभी तलाश करेगी। हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इट्स अबाउट टाइम दैट वी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग आवरसेल्व्स। जब पाकिस्तानी सिनेमा में लोग जाना शुरू करेंगे तो हम मूवी बहुत अच्छी बनाने लगेंगे। थोड़ा सपोर्ट करें। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, हमें अच्छी लगती है इसलिए कि हमने बनाई है। तो आई थिंक ओवरऑल इट्स यू कैन कॉल इट्स एन एक्शन रोमांस फिल्म। आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन आर्टिस्ट भी तो पहले बाउंड्री में होता है फिर वहीं से जाता है ना। आप मुझे लाख दुनिया में काम करवा लीजिए, मैं पहले पाकिस्तानी हूं, फिर मैं कुछ भी हूं, फिर मैं कुछ भी हूं। हमको समझना पड़ेगा कि एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो होते हैं वो पहले एक मुल्क के शहरी होते हैं, फिर वो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते हैं। I have utmost trust in Pakistan and Pakistani people and our nation. And I rather die trying than believe anything else. मैं सिवाय पाकिस्तानी का कुछ नहीं। I'm alhamdulillah Musliman and a Pakistani. And that's all I am. That's my identity. And I love you guys. ऐसे पाकिस्तानियों को और ऐसे पाकिस्तानियों के स्ट्रगल को डेफिनेटली प्रमोट भी करना चाहिए और आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि आप जाके इस मूवी को देखें। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुछ खाने पीने की। तो झटपट खाना बनाना है, वो भी मजेदार। क्या बन रहा है सब आज? फीटा पास्ता। फीटा पास्ता, लेट्स सी।
आप कह रही थी कि घर जाके आपको भिंडियां बनानी है, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये फीता पास्ता बना लें। मेरा भी दिल कर रहा है इसको देख के कि आज कुछ नया ट्राई किया जाए, क्योंकि ये एक तो हेल्दी भी था, दूसरी चीज ये कि इसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया गया था, तो वो तो वैसे ही बहुत बेहतर है। चलिए आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और अगर आपने रेसिपी मिस कर दी है तो बिल्कुल आप गुड मॉर्निंग आज के पेज से इस रेसिपी को देख भी सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में पाकिस्तान के चमकते सितारे, जिन्होंने वाकई में यहाँ पर रोशनी फैला दी है। हमाद सिद्दीकी और उस्मान सिद्दीकी बहुत कमाल सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप दोनों? अच्छा, दोनों जो है वो हैं तो सिद्दीकी, लेकिन भाई नहीं है, राइट? हम लोग बचपन के दोस्त हैं। बचपन के दोस्त हैं। वो लग रहा है जितनी सिंकिंग है आप दोनों के दरमियान, कब से गा रहे हैं? हम तकरीबन 5 साल से। 19 साल की आपकी उम्र है और 5 साल से आप गा रहे हैं, तो गाना आपने कब 14 साल की उम्र में शुरू कर दिया? बचपन से गाता है। मैं 14 साल की उम्र से मैंने गिटार बजाना सीखा। अच्छा, बहुत माशाल्लाह जबरदस्त आप बजाते हैं। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले कुछ सुनेंगे फिर बातें करेंगे, लोगों को भी पता चल जाए कि कितना टैलेंट है पाकिस्तान। ये बचपन का टैलेंट है जो अब निकल के सामने आया। क्या प्ले करने जा रहे हैं? साजना। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। एक तुझको ही बस देख कर बोली मुझको ही मेरी नजर, तुझको शायद नहीं है खबर, तुझको जीते हैं हम किस कदर। जुड़े जो तेरे ख्वाब से तो टूटे हम नींद से, ये कैसा तेरा इश्क है साजना, तू हाथों में तो है मेरे, तो क्यों नहीं लकीरों में, ये कैसा तेरा इश्क है साजना। जबरदस्त। बस मैं अभी एक्सपेक्ट करी थी आप थोड़ा और गाएं। नहीं, वो अभी और 2-3 गाने गाने ना उन्होंने, इसलिए। क्या बात है। चलिए ठीक है, ये बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन किससे है? कौन सा ऐसा सिंगर है जिससे इंस्पायर होकर आपने सोचा बचपन में ही कि मैं इसको फॉलो करूँ? इंडियन सिंगर है वो। कौन? इंडियन सिंगर हो सकता है, कोई भी पसंद हो सकता है। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह, थोड़ा सा लाउड बोल लो प्लीज भाई, थोड़ा सा लाउड। अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह, उसकी सिंगिंग पसंद है। अच्छा, और आप? मैं फराज अहमद का बिल्कुल टोटली फैन हूँ। अच्छा। गिटारिस्ट में बिल्कुल ही चक्कर। सही, जबरदस्त। तो तकरीबन 12 साल की उम्र से उसको मैं बहुत बिल्कुल ही फैन हुआ था। उसके बाद 14 साल की उम्र में मैंने फिर गिटार बजाना सीखा। तो कहीं परफॉर्म वगैरह भी किया आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज में या कॉन्सर्ट्स में या कंपटीशन में भी गए? कंपटीशन हर जगह है, एक्सपो, आर्ट काउंसिल वगैरह में भी किया। अच्छा, आर्ट्स काउंसिल। सही। अच्छा, ये बताएं, आपकी आवाज मैंने देखा माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त है, बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज है, तो क्लासिकल सिंगिंग की तरफ कभी इंटरेस्ट हुआ? हाँ, हुआ बहुत। कुछ किया आपने क्लासिकल सिंगिंग में? लेकिन मैं बचपन से मतलब इसके साथ ही गाता आ रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप सीखा वीखा नहीं है, मतलब हम लोग ऐसे ही बैठे। अच्छा, तो घर वालों की तरफ से कितनी सपोर्ट है? ये बड़ी जरूरी होती है ना, घर वाले तो कहते हैं भाई पहले स्टडीज कर लो, बाद में कुछ और काम करना। स्टडीज के तो फिर लगे रहते हैं। कभी कुछ लिखा विखा भी कुछ अपने तरफ से कुछ? हमारे अपने सॉन्ग भी हैं। अच्छा, आपके अपने सॉन्ग्स भी हैं। अपना सॉन्ग कुछ सुना सकते हैं आप हमें? जी हाँ, हमारा 2 सॉन्ग है हमारे। चलिए, अपना बेस्ट सॉन्ग है ना, वो आप हमें सुना दीजिए। जीने का सहारा
नाइस, बहुत प्यारा आपका सॉन्ग है, पसंद भी हमें बहुत आया है। ये बताइएगा कि स्टडीज आप लोग क्या कर रहे हैं और प्रोफेशनली क्या सोचा है कि इसी को आगे लेकर चलना है कि नहीं? हम लोग अभी मतलब इंटर कर रहे हैं। हम लोग अभी इंटर कर रहे हैं, साथ ही बिल्कुल ही तो अभी तो कुछ आगे का म्यूजिक तो स्टडी करने का शौक है आगे चल के, क्योंकि अब आप इतने अर्ली एजेस से जो है वो ये कर रहे हैं, तो आगे कुछ म्यूजिक में कुछ स्टडी करने का शौक है? म्यूजिक देखो मैं तो फिलहाल तो मैं अभी आगे जाके म्यूजिक कंपोजर खुद बनूंगा, स्टूडियो में अपना खुद खोलने नहीं, का आप दोनों बन सकते हैं, आप दोनों म्यूजिक कंपोजर भी बन सकते हैं और लिरिक्स तो इतने जबरदस्त आपने लिखे। अच्छा, ये जो अभी आप टेक्निक कर रहे थे इसके साथ में, गिटार के साथ में, वो ठीक है, वो जो आप कर रहे थे मिक्स एंड मैच, लेकिन बीच बीच में आप बहुत ज्यादा तेज तेज बीट भी कर रहे थे, इसके लिए कोई स्पेशल कोई ट्रेनिंग है या नहीं, खुद ही याद कर लिया आपने एक बीट? खुद इसको ना टैपिंग कर करके ये बड़ी जबरदस्ती टैपिंग है। टैपिंग में भी हम चाहेंगे कि कुछ आप और सुनाएं हमें, क्योंकि ये काफी मतलब मैं इसको सुन के झूम रही थी ज्यादा। मुझे सबसे ज्यादा मजा जो लिरिक्स से आ रहा था और उसके बाद मुझे जो आप टैपिंग कर रहे थे ना 1 by 1 करके, हाँ, तो वो बड़ा रिदम उसके अंदर आ रहा था। हाँ, कोई कॉल सुना दो, मेरी कहानी पूछ लो। गिटार सुनने की खाली यार नहीं, आप साथ में गए भाई, 2 सितारे दोनों से सुनना है। झूला झूलाए पनघट नदिया किनारे ये आंगन इंदिया, तू आना हवा के संग मुझको भी तू दिखाना, अपने रंग सुनो मेरे दिल जानी कहानी मानी, मेरे संग ये जहां था तेरा कुछ और मेरा भी अरमा, जाने दिल में क्या कुछ ये बसा था, ये मेरी है कहानी, ये मेरी है कहानी, कोई फिक्र थी ना कोई बहाना, मुट्ठी में था जैसे जमाना, कच्ची ज़बां पे वो गीत गाना, नए खिलौने सबको दिखाना, मांग लिया जिंदगी से ज्यादा, छिन गया वो जिसने किया वादा, कौन लाए जो पल वो सुहाने, बीते थे लम्हे गुज़रे ज़माने, ये मेरी है कहानी, ये मेरी है कहानी। असल कहानी भी बता दें, इतने सीरियस हैं आप, इतने सीरियस हो गए, मतलब इतने प्यारे आप गाने गा रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट नहीं आ रही, क्या वजह है? ऐसी मेरी आदत है, मैं थोड़ा शाय होंगे ना, हाँ, थोड़ा कैमरा शाय भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं। नहीं, मेरी आदत है, मैं ऐसे ही रहता हूँ। अच्छा, आप ऐसे बहुत कम मतलब क्योंकि अभी से आपके अंदर स्टार क्वालिटी आ गई है, आप ऐसे ही रहते हैं करके, तो आप आगे चल के जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इससे वैसे ही प्राउड ही है ये तो। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, आप लोग ये सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं तो कितनी एप्रिसिएशन आती है फ्रेंड्स की तरफ से? फ्रेंड्स से तो बहुत आती है, मतलब दोस्त क्या कहते हैं यार, तुम संगत जैसे कहते हैं ना, संगत लगती है, हम लोग को बुलाते हैं ज्यादातर, कॉल करके आ जाओ, फिर रोक लेते हैं हम लोग तो 5 मिनट के लिए आते हैं और रोक के बिठा देते हैं, कहते हैं आज सुनाओगे ये सब वगैरह में। अच्छा, आप दोनों क्योंकि दोस्त हैं तो किस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते हैं? कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, एक दूसरे की कॉल पे आप लोग अवेलेबल होते हैं या कोई स्पेसिफिक टाइम रखा हुआ है? हमारा टाइम है 8 बजे हम लोग सिर्फ ना रात की शाम मतलब रात में बैठते हैं, डेली 8 बजे बैठते हैं और 1-2 घंटा हमारे बिल्कुल रात में सारे काम से फारिग, पढ़ने वढ़ने सबसे फारिग के बाद हम दोनों को 8 बजे बैठते हैं। और कभी मतलब कुछ करने को नहीं होता तो फिर ऐसी सॉन्ग के लिरिक्स लिख लेते हैं। मैं सिर्फ इसको धुन देता हूँ, मतलब कुछ प्ले करता हूँ, लिरिक्स बना के। भाई कितना काम करते हैं आप लोग, बहुत मेहनत करते हैं। खैर, एक और गाना जल्दी से सुना दो। एक और गाना भाई, हमने सोचा तो था 3 गाने सुनेंगे, पर क्या करेंगे, आवाज अच्छी है, गिटार मजेदार है, तो एक और सुन लेते हैं। आज दिल दुखा है, तुम याद आए, अनजाने लोग हैं, अपने कहाँ ढूंढ पाए, जागे हैं सोए नहीं, ऐसी है मेरी बेचैनी, दिन भी वही रातें वही, सांसों में सांसें हैं नहीं,
और आप लोगों ने गाना गाया एंड वी रियली एंजॉयड इट, बहुत मजा आया, आपकी टैपिंग का तो स्पेशली बहुत मजा आया, हम दोनों ही झूम रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वी विश यू बोथ बेस्ट ऑफ लक, आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए भी एंड आपकी स्टडीज के लिए भी। जी तो गुड मॉर्निंग। आज का शो आपने यकीनन बहुत एंजॉय किया होगा क्योंकि एंटरटेनमेंट थी और फिल्म की बातें थी और इतना अच्छा म्यूजिक था। तो आपके अंदर भी अगर कोई खास टैलेंट है और आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप हमें अपनी कहानी इनबॉक्स कर सकते हैं हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर। इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई बातों के साथ और ढेर सारी मुस्कुराहटें कल भी हम बिखेरेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लेते हैं जनाब एक ब्रेक और इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग।